नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपनी YouTube चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, CDP प्रैक्टिस श्रृंखला की ये 18 चैप्टर है, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग एग्जाम जैसे UPTET, CTET, KBS, DSSB, रीट एंड सुपर टेट में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, आज 5 सितंबर 2022 है, शिक्षक दिवस की आप सभी भावी शिक्षकों के लिए मुबारकबाद। दोस्तों, इसी के साथ आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहले प्रश्न से पहले हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। दोस्तों, आइए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज के चैप्टर का ये पहला प्रश्न है दोस्तों। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स, क्या है दोस्तों? महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने, और क्या दोस्तों? अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को क्या? डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? दोस्तों, प्रश्न दोबारा देख लीजिएगा। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़वादिता में लचीलापन, जेंडर समरूपता। क्या होगा दोस्तों? पहला प्रश्न, पहले का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखते क्या होगा सही प्रश्न का उत्तर दोस्तों। जेंडर समरूपता ये होगा नहीं दोस्तों। जेंडर रूढ़वादिता में लचीलापन, नहीं दोस्तों, लचीलापन ऐसी कोई बात नहीं हो रही है दोस्तों। जेंडर सशक्तिकरण ऐसी भी कोई बात नहीं है दोस्तों। सीधा आंसर है दोस्तों जेंडर रूढ़वादिता। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर रूढ़वादिता। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? क्या है दोस्तों? दूसरों की। क्या दोस्तों? हमें दूसरों पर ध्यान देना है। प्रश्न में दूसरों का पूछा है दोस्तों। देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, अनुभवजन्य, सामाजिक बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? प्रश्न नंबर 2 का व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता दूसरों का है दोस्तों, और ये हो जाएगा स्वयं का दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? स्वयं का। अनुभवजन, इसीलिए ये गलत हो गया। अनुभवजन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। सामाजिक बुद्धि ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, प्रश्न नंबर डी, अंतः व्यक्तिक बुद्धि दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कथन ए, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। क्या है दोस्तों? बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आर। इसका कारण देखते हैं क्या है। भावनाओं की अधिगम में, ये तो दोस्तों सही लग रहा है। तर्क देखते हैं इसका। भावनाओं की अधिगम में
महत्वपूर्ण भूमिका है, सही विकल्प चुनें। दोस्तों, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन ए का सही तर्क नहीं है दोस्तों। ए और आर हैं तो दोनों सही, लेकिन ये भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भावनाओं से संबंधित है दोस्तों। और यहाँ ए है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध प्रवेश आवश्यक है। यहाँ भित्ति चित्रण जैसे TLM और साज सज्जा के विषय में बात हो रही है। तो दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं, सही। यहाँ तक तो बात दोस्तों सही है, लेकिन और आर सही व्याख्या करता है ए की। यहाँ से दोस्तों बात अलग हो गई, तो ए तो गलत हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का ए तो गलत हो गया। अब बी देखते हैं क्या है दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ तक बात सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। बिल्कुल सही बात दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। तब भी सी डी देखते हैं। ए सही लेकिन आर गलत नहीं दोस्तों, दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों गलत नहीं दोस्तों, दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर 4? थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देखते हैं क्या है। जब हरजोत, क्या है दोस्तों, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाता है दोस्तों। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? प्रश्न बड़ा है दोस्तों, थोड़ा समय ले लेते हैं देखने में दोस्तों। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। सही लग रहा है दोस्तों, लेकिन बी सी डी और देख लेते हैं क्या है। यह सुनिश्चित करना कि उससे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे वह परेशान ना हो। बिल्कुल गलत दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक कार्य में उसके लिए सितारा या फिर कोई उपहार ही हम देंगे, ये तो गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, यह सुनिश्चित करना कि उससे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे कि उसकी आदत ना पड़े। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि ना देना। क्यों दोस्तों, फीडबैक तो देना है, तो डी भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 4 का एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न है। पेडागोजी के दोस्तों प्रश्न तो थोड़े लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं दोस्तों, तो हमें प्रैक्टिस अधिक करनी है दोस्तों, तब सफलता मिलेगी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? किस पर ध्यान देना है दोस्तों, हमें नहीं पर ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और
विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। बी देखते हैं क्या है दोस्तों, पोर्टफोलियो। ये तो सही है दोस्तों, ये सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। हमें गलत चाहिए दोस्तों, हमें गलत चाहिए दोस्तों। बी देखते हैं, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। आइए अगला देखते हैं, पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को सम्मानित करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों, पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। असंबद्ध नहीं है दोस्तों, संबंधित होते हैं दोस्तों, इसीलिए गलत है ये, इसीलिए सही हो गया। तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। दोस्तों थोड़ा प्रश्न बड़ा कर लेते हैं इसे। क्या करना चाहिए दोस्तों, एक सेकंड। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, क्या लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3, ये थोड़ा गलत है दोस्तों। व्यक्तिक भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। आइए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों क्या है। अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। बिल्कुल सही दोस्तों, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। तो दोस्तों ये भी सही हो जाएगा हमारा, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न नंबर 6 के सही जवाब हो गया 1, 3 और 4। 1, 3, 4 देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 ये गलत हो गया दोस्तों। 1, 3 ये भी गलत हो गया। 1, 3, 4 बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 एंड 4। आइए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्यक्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं। किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं दोस्तों।
आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए श्रवण अक्षमता, ऑप्शन नंबर, ये तो सुनने से हो गया दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक अक्षमता, ऐसी बुद्धि से संबंधित दोस्तों कोई बात नहीं हो रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं स्वैलीन स्पेक्ट्रम, शायद। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दृष्टि अक्षमता। तो दोस्तों दृष्टि, ऐसा तो देखने में कोई समस्या है, ऐसी तो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बचा, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी स्वैलीन स्पेक्ट्रम। बच्चा अपने आप में खोया रहता है दोस्तों, ये बात करते पे नज़र मिलाकर बात नहीं करेगा दोस्तों, नज़र छुपाएगा ये बच्चा। तो इसे क्या है दोस्तों, स्वैलीन स्पेक्ट्रम। ये ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी हो जाएगा सही उत्तर। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी। क्या है दोस्तों, नहीं रहेगी। हमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों, किस पर, नहीं पर। देखते हैं दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, सही, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसीलिए गलत है दोस्तों, सही है इसीलिए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सभी को मौका देना है हमारे लिए, सभी एक बराबर है बच्चे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग। हमें दोस्तों क्या करना है, बच्चों की उपस्थिति भी देखनी है और 100% ठहराव हमारी कक्षा में उपस्थित है या नहीं, इसकी हमें नियमित मॉनिटरिंग यानी कि सुपरविजन करना है दोस्तों। तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बचा, इसे पढ़ते हैं समूह संबंधता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। बिल्कुल गलत दोस्तों, इसीलिए सही हो गया, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, हमसे नहीं पूछा है, तो इसका सही जवाब हो गया प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 जो है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आइए कुछ समय ले लेते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित का क्या है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान करें। दिव्यांगता और वर्णन इन्होंने दिया है दोस्तों डिस्फेजिया में क्या होता है दोस्तों, डिस्फेजिया में संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वयन वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई। नहीं दोस्तों, ये तो है नहीं दोस्तों, इसका तो ये तो है नहीं दोस्तों डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया में जो होता है दोस्तों वो भाषाई विकार होता है दोस्तों। क्या होता है, भाषाई विकार होता है दोस्तों। तो ए का हो गया 4 भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यताओं को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, तो ए का हो गया 4। बी देखते हैं डिस्पेरेक्सिया। तो डिस्पेरेक्सिया में क्या होता है दोस्तों, डिस्पेरेक्सिया में होता है संतुलन। डिस्पेरेक्सिया में क्या होता है दोस्तों, संतुलन। इसका हो जाएगा दोस्तों बी का हो जाएगा 1 संतुलन। तो ए का हो गया दोस्तों, ए का हो गया 4 सही है। बी का देखते हैं संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वयन वाले
रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई। बिल्कुल सही दोस्तों। बी का हो गया ए दोस्त 1। आइए सी का देखते हैं दोस्तों क्या है। डिसकैलकुलिया, ये गणित संबंधी विकार है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा। वह दिव्यांगता जो संबंधित साथ योग्यता को प्रभावित करती है। नहीं दोस्तों, सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों, सी का तीसरा ही होगा। वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी की गणितीय गणनाओं को करने की दक्षता को प्रभावित करती है। तो दोस्तों सी का हो जाएगा 3। बिल्कुल सही दोस्तों। अब डी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। डी का डिसग्राफिया, ये डिसग्राफिया ये रीडिंग डिसऑर्डर है दोस्तों। तो क्या है रीडिंग डिसऑर्डर, तो एक ही बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2। वह दिव्यांगता जो संबद्धता के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है। तो देखते हैं दोस्तों डी में दूसरा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न आज के प्रश्न थोड़े बड़े हैं दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों क्या है। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर। अध्यापक दोस्तों क्या कर सकते हैं, शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह करके। दोस्तों ये हमारे लिए ये शब्द गलत है दोस्तों, ये शब्द गलत दोस्तों। निगाह हर समय निगाह नहीं रखनी है, बच्चे पर रखनी है लेकिन सतत रूप से, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। बी देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षा ना करना। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षा ना करना, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तभी डी देखते हैं और भी अच्छा हो शायद। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। शिक्षार्थियों के लिए बहुत सी कठिन, नहीं दोस्तों ये सब गलत आ गया। कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश। सख्त नहीं दोस्तों, लचीले, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी ही सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों क्या है। बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रह। सही लग रहा है दोस्तों, सही लग रहा है। आइए तब भी बी सी डी देखते हैं, शायद और अच्छा हो कोई। आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। नहीं दोस्तों, बी तो गलत हो जाएगा हमारा, बी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं दोस्तों क्या है 11 का। समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण। ये भी सही लग रहा है दोस्तों, सही तो ये भी लग रहा है। डी देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 11 का डी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिणामों की व्याख्या करना। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो गया दोस्तों, बी और डी तो गलत हो गया दोस्तों। दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। ए और सी दोनों ही सही हैं दोस्तों।
आ रहे हैं तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या है? समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रह। बिल्कुल सही है दोस्तों। सी देख लेते हैं। समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, ये भी सही है दोस्तों। तो इसके ए एंड सी दोनों ही उत्तर सही है, उत्तर दोनों ही सही हैं दोस्तों। ए और सी दोनों सही हैं, लेकिन पहला ही ज़्यादा लगाया होगा लोगों ने इसके लिए, और है दोस्तों सी भी सही। इसमें सभी को नंबर मिला होगा दोस्तों, इसमें सभी को नंबर मिला होगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? बच्चों की योग्यता को, बच्चों की योग्यता को नहीं दोस्तों, बच्चा प्रयास कर रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों के प्रयत्न को, ये सही लग रहा है दोस्तों। तब भी सी डी देखते हैं दोस्तों 12 का, सी और डी दोनों देखते हैं। क्या है? बच्चों की घबराहट, और नहीं दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। आनुवांशिक संरचना को नहीं दोस्तों, पर्यावरण भी शामिल है इसमें। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन सही बचा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के प्रयत्न को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न 12 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए दोस्तों, किससे रखनी चाहिए। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से। केवल शब्द जो है दोस्तों वो बिल्कुल गलत है, तो इसीलिए ए तो हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। 13 का ये तो गलत हो जाएगा। बी देखते हैं क्या है दोस्तों। जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, बी तो सही लग रहा है। तभी सी डी देख लेते हैं, शायद और इससे अच्छा आंसर हो। विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से। नहीं दोस्तों ये भी हमारा गलत हो जाएगा। भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग। नहीं दोस्तों, एक साथ होगा दोस्तों। अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। सामाजिक संरचनावादी, व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, संरचनावादी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सूचना, ये तो गलत हो जाएगा। व्यवहारवादी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अब ए और डी में चुन लीजिएगा क्या उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ए और डी में चुन लीजिएगा क्या सही हो जाएगा। तो संरचनावादी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न कह रहा है किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों सामाजिक संरचनावादी। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संरचनावादी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है देखते हैं दोस्तों।
पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। नहीं दोस्तों, क्यों हमेशा असफल क्यों होंगे? प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है दोस्तों? तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या दोस्तों। अपसारी चिंतन, स्वतः यथार्थता, उपलब्ध परिपक्वता, सीखी गई निस्सहायता यानी बेचारगी। सीखी गई निस्सहायता बेचारगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 का? अपसारी चिंतन। ये तो दोस्तों अच्छी बात होती है, तो अच्छा तो कह नहीं रहा है प्रश्न में दोस्तों। स्वतः यथार्थता, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। उपलब्ध परिपक्वता, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, सीखी गई निस्सहायता बेचारगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यहाँ होगा डैश का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, यानी कि किसका प्रयोग प्रोत्साहन करने के लिए करना चाहिए। तो किसका दोस्तों? यहाँ डैश का, यहाँ लगा लीजिएगा डैश का। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम, प्रत्यास्मरण। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में देख लीजिएगा क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का। तो प्रश्न नंबर 16 का दोस्तों कंठस्थीकरण, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। पुनः कंठस्थीकरण आ गया, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। पुनः ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। डी भी देख लेते हैं, अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 थोड़ा बड़ा है दोस्तों, देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? ऑप्शन नंबर ए है, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए। नए शब्द आ गया दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। सी डी और देख लेते हैं क्या है। अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए, गलत दोस्तों। असंबंधित नहीं, संबंधित अंशों में विभाजित किया जाए, तो इसीलिए सी भी गलत हो गया दोस्तों। आइए डी देखते हैं, अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई भी उदाहरण नहीं हो। नहीं दोस्तों, उदाहरण होने चाहिए दोस्तों, इसीलिए ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा प्रश्न नंबर 17 का, ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 18, थोड़ा बड़ा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, थोड़ा समय ले लेते हैं इसे पढ़ने में। निम्नलिखित दोस्तों दोबारा सही से कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम
समस्या को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? देखते हैं ऑप्शन क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 का बड़ा प्रश्न है दोस्तों। वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित, यानी दोस्तों एक ही बात पे क्यों होगा, जब भी वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, वह उन्हें फटकार दे। नहीं दोस्तों, फटकारना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत किसी भी तरह का दंड बच्चे के लिए बैन कर दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तभी सी और डी देखते हैं क्या है। सी और डी देखते हैं क्या है दोस्तों। वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करती है या करता है, दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देती है और फिर पुनः पहली गतिविधि करवाती या करवाता है। क्यों दोस्तों रोकेंगे क्यों बीच में? बिल्कुल गलत दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 18 का ये भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया दोस्तों। डी देखते हैं क्या, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठें और अपना पूरा ध्यान श्यामपट्ट से नकल उतारने पर रखें। क्यों दोस्तों? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल डी भी गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 18 का एक ही जवाब बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्या है प्रश्न नंबर 19। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है। याद नहीं दोस्तों, रट्टे नहीं लगाने हैं, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, बिल्कुल 19 का गलत हो जाएगा। बी देखते हैं क्या है दोस्तों। अभिभावक असफल हो गए। क्यों दोस्तों? अभिभावक असफल क्यों होंगे? तो ये भी गलत लग रहा है दोस्तों। यहाँ तक तो गलत है हमारी बात, यहाँ तक तो गलत हो गई दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था कि नहीं दोस्तों? ट्यूशन तो सरकार ने बैन कर दी है दोस्तों। ट्यूशन के लिए किसी भी बच्चे के लिए ना तो आप बात कर सकते ना ही ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो हमारा ये भी गलत हो गया दोस्तों, बी भी गलत हो गया। सी देखते हैं क्या है। बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है। नहीं दोस्तों, प्रत्येक बच्चा विद्यालय में पढ़ने योग्य है, तो ये तो सबसे ही ज़्यादा 19 नंबर तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ही बचा। ऐसे और देख लेते हैं। यह व्यवस्था की असफलता है। बिल्कुल सही दोस्तों। हमने जो तंत्र तैयार किया है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। हमने प्रश्न नंबर 19 का हमने दोस्तों जो तंत्र तैयार किया है, क्या है, वह फेल हो गया है। हमने जो तंत्र तैयार किया है दोस्तों, यानी कि जो व्यवस्था की है उसकी असफलता है, ये बच्चे की कोई कमी नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह व्यवस्था की असफलता है। आइए अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 20, अभिकथन
विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के होगा दोस्तों, यहाँ करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। बिल्कुल सही दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आइए आर देखते हैं इसका तर्क क्या है दोस्तों। अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, सही विकल्प चुनें। बिल्कुल सही दोस्तों, आर भी बिल्कुल सही है और आर भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और ए का तर्क भी अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, तर्क भी सही है दोस्तों। तो ए और आर दोनों ही सही है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है बात। और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। बी सी डी और देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, बिल्कुल गलत दोस्तों। सी देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत, ये भी गलत दोस्तों। ए सही आर दोनों, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसमें होगा ए और, यहाँ क्या होगा दोस्तों, और। ए और आर दोनों गलत हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों, दोनों ही सही हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। इन 20 प्रश्नों का संकलन आपके लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और 20 में 20 आउट ऑफ 20 कितनी सही आए कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये भी बताएं। और अगर इससे संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। इन 20 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ ये आपके लिए ऑल ओवर इंडिया होने वाली टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। अगर इस सीरीज़ को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही CTET हो, UP टेट हो या टेट हो, DSSS हो, KBS, जो भी एग्ज़ाम आप देंगे दोस्तों, इस जो श्रृंखला चला रहा हूँ मैं, इस श्रृंखला से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सही कर आएंगे। जितने भी अंकों का प्रश्न आएंगे पूरे अंक लेकर आ पाएंगे दोस्तों। इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें आप। और अंत में दोस्तों आपसे कहेंगे कि हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और दोस्तों अगर इससे संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ शिक्षक दिवस की अंत में सभी भावी शिक्षकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले अगली साल 2023 में 5 सितंबर के लिए हम दुआ करेंगे कि सभी लोग आप अध्यापक बन जाएं। तो इसी के साथ दोस्तों सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।